सोचिए, एक ऐसा समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरे 100 साल से चल रहा था, सब कुछ उनके कंट्रोल में था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। और वो ऐतिहासिक घटना थी 1857 की महान क्रांति। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम इसी विषय की तह तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 बहुत ही आसान और दिलचस्प हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले इसका परिचय, फिर जानेंगे कि वो क्या कारण थे जिन्होंने इस आग को भड़काया। उसके बाद क्रांति का फैलाव और इसके नेता, फिर ये असफल क्यों हुई और आखिर में इसके परिणाम। तो आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। आखिर 1857 की ये क्रांति असल में थी क्या? इसे इतिहास में अलग अलग लोग कैसे देखते हैं? देखिए, इसे लेकर नजरिए बिल्कुल अलग अलग रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश इतिहासकारों को पढ़ें तो वो इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी मानते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत सेना से ही हुई थी। बिल्कुल, लेकिन वहीं अगर हम वीडी सावरकर जी जैसे भारतीय विचारकों की बात करें तो उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि समाज के लगभग हर वर्ग ने एक साथ आकर विदेशी शासन का कड़ा विरोध किया था। अब ये तो पक्का है कि इतना बड़ा विद्रोह रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ होगा। तो वो कौन से गहरे राजनीतिक और आर्थिक कारण थे जिन्होंने इस ज्वालामुखी को फटने पर मजबूर कर दिया? बहुत ही सही सवाल है। इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक कारण थे। सबसे पहला था लॉर्ड डलहौजी की कुख्यात हड़प नीति। इसके तहत उन्होंने सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और फिर अवध का विलय। अवध तो अंग्रेजों का बहुत वफादार राज्य था ना, उसे बिना किसी ठोस वजह के कब्जे में लेना अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और इस विलय का आर्थिक असर तो देखिए, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 67% से सीधे 38% की भारी गिरावट। जी हाँ, 1856 के समरी सेटलमेंट के बाद अवध के ताल्लुकदारों से उनकी जमीनें बुरी तरह छीन ली गईं। जिन ताल्लुकदारों के पास पहले 67% गांवों का मालिकाना हक था, वो गिरकर सीधा 38% रह गया। मतलब जमींदार, किसान, आम लोग सब रातों रात बेरोजगार हो गए। गुस्सा तो आना ही था। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक हालात भी कुछ ऐसे ही थे। अंग्रेजों के भारी टैक्स ने हमारे हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की पूरी तरह कमर तोड़ दी थी। और ऊपर से समाज में एक अलग तरह का डर फैल रहा था। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव और सती प्रथा जैसे नियमों पर रोक लगने से लोगों को लगने लगा कि उनके धर्म और संस्कृति पर सीधा हमला हो रहा है। चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, दोनों ही समुदायों में बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। खैर, ये सब तो वो कारण थे जो सालों से सुलग रहे थे। लेकिन वो तात्कालिक चिंगारी क्या थी जिसने इस बारूद में अचानक आग लगा दी? वो चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल। सेना में ये बात आग की तरह फैल गई कि इन नई राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब चूंकि इन कारतूसों को लोड करने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था, तो सैनिकों ने इसे अपना धर्म भ्रष्ट करने की साजिश माना और साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी छावनी से शुरू हुआ ये सैनिकों का गुस्सा पूरे उत्तर और मध्य भारत में इतनी तेजी से कैसे फैल गया? चलिए इसका विस्तार देखते हैं। अगर हम इसका घटनाक्रम देखें तो शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से हुई। वहां मंगल पांडे ने इन नए कारतूसों का खुलकर विरोध किया। फिर 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने पूरा विद्रोह ही कर दिया। और कमाल की बात देखिए, अगले ही दिन यानी 11 मई को ये सारे बागी सैनिक सीधा दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने शहर पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। इस पूरी घटना में एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कमल और रोटी जैसे गुप्त प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था? ये चीजें गांव-गांव बांटी जाती थीं, जो इस बात का इशारा था कि बस अब क्रांति का समय आ गया है। अब इस विद्रोह के मुख्य केंद्रों और वहां के नेताओं को याद रखना भी बहुत जरूरी है। दिल्ली में इस पूरी क्रांति का नेतृत्व किया अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने। वहीं कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कमान संभाली। और अवध की राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां बेगम हजरत महल ने मोर्चा खोल दिया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को तो भला कौन भूल सकता है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों की हड़प नीति का डटकर विरोध किया। बिल्कुल। और उधर बिहार के जगदीशपुर में तो 80 साल के कुंवर सिंह ने अपनी गोरिल्ला युद्ध रणनीति से अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। इसके अलावा बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया।
इन सभी ने अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इतने कमाल के नेताओं और इतने भारी जन समर्थन के बाद भी ये क्रांति आखिर सफल क्यों नहीं हो पाई? आइए समझते हैं। देखिए, इसकी असफलता के पीछे कुछ बहुत ही ठोस रणनीतिक कमियां थीं। सबसे बड़ी बात, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। हर जगह नेता अपने अपने सीमित उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। और संसाधनों की भी तो भारी कमी थी। ना तो पर्याप्त पैसा था और ना ही आधुनिक हथियार। एक और बड़ी बात यह रही कि भारत का दक्षिणी हिस्सा, पंजाब, और जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था, उसने इस क्रांति से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। अगर हम दोनों तरफ की ताकतों को तौलें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे विद्रोही असंगठित थे और वो अपनी पुरानी बंदूकों और तलवारों के भरोसे लड़ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना थी, पूरी तरह से संगठित। उनके पास बेहतरीन आधुनिक हथियार थे, संचार के लिए टेलीग्राफ और रेलवे का पूरा सपोर्ट था, और उनके पास हैवलॉक और आउटरम जैसे बेहद शातिर जनरल थे। इन्हीं वजह से अंग्रेज इस विद्रोह को कुचलने में अंततः सफल रहे। तो कुल मिलाकर 1858 आते आते अंग्रेजों ने एक बार फिर पूरे देश पर अपना शिकंजा कस लिया। लेकिन क्या इसके बाद सब कुछ पहले जैसा रहा? नहीं। आइए इसके परिणामों पर नजर डालते हैं। भले ही विद्रोह को सैन्य ताकत से दबा दिया गया हो, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक हिला दिया था। नतीजा ये हुआ कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और सत्ता सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में सौंप दी गई। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था। प्रशासनिक ढांचा भी पूरी तरह बदल दिया गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वायसराय बने। इंग्लैंड में भारतीय मामलों को संभालने के लिए भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस हड़प नीति के कारण इतना बड़ा बवाल हुआ था, उसे फौरन रद्द कर दिया गया। सेना में भी पील कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए यूरोपीय सैनिकों की संख्या काफी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसा विद्रोह न हो सके। इस क्रांति के अंत ने एक और बड़े युग का अंत कर दिया। वो था भारत पर सदियों तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य का पतन। सही कहा। भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और उन्हें म्यांमार के रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब अगर हम इस पूरी घटना का निचोड़ निकालें तो भले ही 1857 की ये क्रांति एक सैन्य अभियान के तौर पर फेल हो गई, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। बिल्कुल, ये इतिहास में शायद पहली बार था जब पूरे देश के अलग अलग वर्गों ने एकजुट होकर विदेशी शासन को इतनी बड़ी चुनौती दी थी। इसी घटना ने आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मजबूत रास्ता तैयार किया। तो इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। लेकिन जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़े हैं। विद्रोह भले ही विफल रहा हो, लेकिन क्या इसी ने हमारी आजादी की असली नींव रखी थी? इस बारे में गहराई से जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि आज का ये विषय आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।